हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब। तो आज हम लोग क्लास 12 के कॉन्टिन्यूटी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लिमिट नहीं आता तो ये नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूटी आपको समझ में नहीं आएगी। कॉन्टिन्यूटी आपको समझ में आएगी, लेकिन उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे जब तक आप लिमिट को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, लिमिट के क्वेश्चंस को। तो उसके लिए मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इसीलिए अपलोड किया है कि 12th के बच्चों को मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का ना ही लिमिट में दिक्कत होगी और कॉन्टिन्यूटी में तो दिक्कत 1% नहीं होगी। और अगर आप 11th में नहीं भी लिमिट पढ़े हैं तब भी आपको लिमिट पूरा समझ में आ जाएगी तीनों लेक्चर देखने के बाद। तो हम शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी चैप्टर को। तो आज हमारा लेक्चर ही यही है कि मतलब इंट्रोडक्शन पूरा देना है। तो जैसे आप जान रहे हैं कि हम लोग लिमिट में क्या पढ़े, फंक्शन के बारे में ना, फंक्शंस के बारे में लिमिट निकाले या जितनी भी प्रॉब्लम हुई हम लोग सब फंक्शन के रिस्पेक्ट में देखे। अब देखिए जैसे कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब जैसे क्या निकल रहा है। देखिए कोई चीज़ है कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस लगातार की जैसे। अब लेकिन ये भी देखिए कॉन्टिन्यूअस होगा क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ फंक्शन के बारे में होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस कब होंगे, कब नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तब क्या होगा, होगा होंगे अगर तब क्या होगा। ऐसा एक चीज़ आपको मैं बता दूं। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना, कॉन्टिन्यूटी मतलब समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूअस वर्ड से कुछ बना है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस और या फिर अनकॉन्टिन्यूअस होने के बारे में बात होगी। अच्छा, तो अब कॉन्टिन्यूअस, अब जैसे देखिए एनसीईआरटी में लिखा है बहुत जगह कि वो ग्राफ जो है, ग्राफ किसके हम बनाते हैं, इन्हीं फंक्शंस के। तो उन ग्राफ्स को हम, उन फंक्शन को या उन फंक्शन के ग्राफ को हम कॉन्टिन्यूस करेंगे जिन्हें हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। पेन उठाए बिना मतलब जैसे मैंने यहाँ पे पेन रखा, कोई मान लीजिए फंक्शन है हमारा y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन है। अब मैंने इस पेन को यहाँ पे रखा, तो अब ऐसे मैंने इसको उठाया, एक ग्राफ इस फंक्शन का है, मान लीजिए ऐसे ऐसे बना, ऐसे पूरा बनता जा रहा है, ऐसे पूरा अपना मान लीजिए फाइनाइट की तरफ जा रहा है। अब इस ग्राफ को देखिए मैंने बिना पेन उठाए बनाया। अब यही कहिए कि अब मैंने बिना पेन उठाए बनाया तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। देखिए ना, कोई यहाँ पर ब्रेकेज पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको, पूरा कॉन्टिन्यूअस है, ये पूरा इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। अब यही जैसे कोई फंक्शन है, मैंने मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ में बनाया, और मान लीजिए ऐसे उठाया ये, अब पेन उठा दिया। अब पेन उठाने के बाद रख रहे हैं, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, कहीं रख दिए, अब यहाँ पे शुरू हो गया। ये देखिए अब बीच में ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेकेज पॉइंट आ गया इसका। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। डिसकॉन्टिन्यूअस का, और ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस का है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि कॉन्टिन्यूअस क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस क्या है। तो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हमारे वो होते हैं जो हम बिना पेन उठाए बना सकें, और या फिर कहीं उनका कोई ब्रेकेज पॉइंट ना हो। और वैसे उसका जस्ट अपोजिट है डिसकॉन्टिन्यूअस में, कि इनका ब्रेकेज पॉइंट होता है और ये क्या कहते हैं, पेन को उठा अगर देंगे तभी बनते हैं, बिना पेन उठाए ये नहीं बन सकते। अब मतलब अब तो ये तो हमारा जर्नल तरीका हो गया समझने का, लेकिन अभी हम इसको समझेंगे कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो न्यूमेरिकल मैथ में क्या करें, मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा। तो इसके लिए एक चीज़ मैं आपको और मतलब बता दूं, थोड़ा और कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। जैसे हमने देखा था कि ये हमारा मान लीजिए कोई ग्राफ है, मान लीजिए यहाँ से आया, हमने अभी यही ग्राफ डिस्कस किया है लेक्चर 3 में, क्लास 11th वाले में। तो जैसे देखिए मान लीजिए ये LHL है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसीलिए कहा था कि
लिमिट के लेक्चर्स देख के आइए, क्योंकि यहाँ पर पूरा यूज होगा लिमिट का। तो वैसे भी फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लिमिट क्या होता, LHL क्या होता है। जैसे हमें कोई x बराबर 2 पर पूछ रहा है फंक्शन की वैल्यू, तो x से थोड़ा सा कम जब हम रखते हैं उसी के LHL बोलते हैं। तो देखिए जैसे कोई ये फंक्शन है, ये LHL इधर से आ रहा है पूरा, इसको यहाँ तक पहुँचाया। ये मान लीजिए कोई C पॉइंट है हमारा, हाँ ये C पॉइंट, ये यहाँ तक इसको पहुँचाया। और जो RHL है वो भी कहीं ग्राफ चाहे जैसा हो, इनफाइनाइट से आ रहा हो, 0 से आ रहा हो, यहीं से शुरू करे, और इधर वाला भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस हमें ये देखना है कि यहाँ से LHL से आया, RHL से आया, पर किसी एक पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर टूट जा रहा है। टूट जा रहा है मतलब डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया। तो ये डिसकॉन्टीन्यूअस ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन जो कॉन्टीन्यूअस होता है उसका ये चीज़ भर जाता है, मतलब कि ये लाइन यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है वो भर गया, मतलब ये जो होल दिख रहा है इसको मैं पूरा फिल कर दूँ। यही है कॉन्टीन्यूटी का जो ग्राफिकल एनालिटिक है, कि हम ग्राफ से जो समझते हैं कि ये तो अब ये C है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली FC होगा यहाँ पर। तो देखिए LHL से आया ये ग्राफ, RHL का भी पूरा आया, लेकिन इस पॉइंट पर ब्रेक हो गया। तो कॉन्टीन्यूटी कुछ नहीं भाइयों, कॉन्टीन्यूटी केवल यही करती है कि जो ये आपका होल था उसको फिल कर देती है, और जैसे ही होल को फिल करेगी, जो आपका डिसकॉन्टीन्यूअस ग्राफ था, मतलब कि ब्रेकेज पॉइंट था, उसको उसने फिल कर दिया। अब ये ग्राफ कॉन्टीन्यूअस हो गया। ग्राफ किसका है? ये फंक्शन का है, तो मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अब समझ में आ गया? मतलब कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने किया था कि LHL से ग्राफ कैसा भी आए हमसे नहीं मतलब, RHL से कैसा आए हमें नहीं मतलब। ये पॉइंट जो था यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस था, मतलब कि यहाँ पर होल टाइप का था, और ब्रेकेज पॉइंट था, मतलब टूट जा रहा था ग्राफ, तो ये डिसकॉन्टीन्यूअस था। लेकिन कॉन्टीन्यूटी यही करती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस होल को फिल कर दी उसने, जिससे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हो। ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी मैथमेटिकली जो आपको समझना है वो तो अभी समझाऊंगा ही। अब मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल बता दूं कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। मान लीजिए हम किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, लेट एट पॉइंट x बराबर C पर हम बात कर रहे हैं। हाँ, अब C पर जब बात कर रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी x बराबर C पर, मतलब जो आपका फंक्शन दिया है, जैसे मान लीजिए y बराबर 2x है। अब x जो लिमिट दिया हो गया वो अभी क्वेश्चन पे समझ में आएगा। तो कोई फंक्शन था, अब इसकी जैसे कोई भी लिमिट हो, उससे हमको नहीं मतलब कि LHL मतलब जो मान लीजिए 2 पर था, लिमिट इसकी 2 थी x, तो 2 से थोड़े कम पर भी फंक्शन की वैल्यू जो हो वो किसके इक्वल हो? RHL के। ध्यान कीजिए यही कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। अगर ऑफ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती थी, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती थी तो उसका LHL RHL के बराबर होता था। बस कॉन्टिन्यूटी में एक चीज़ और आ जाता है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर होती है। अब समझ में आ गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए हमें क्या था कि अभी हम लोग, इसीलिए कह रहा हूँ कि उसका लेक्चर देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, लेकिन अब आप करेंगे क्या? जब क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा तो आपको करने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए अब फिर से बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि अगर कोई लिमिट, जैसे मान लीजिए x टेंड कर रहा है 2 को, तो 2 से थोड़ा कम, जैसे 1.99 रख दिए, ये इक्वल हो RHL के। RHL क्या होता था? जो लिमिट है उससे थोड़ा ज़्यादा, जैसे 2.001 रख दिए। हाँ, वो LHL RHL बराबर हो, ये तो हम जानते ही हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए किसी फंक्शन की। और लेकिन वही वैल्यू अगर फंक्शन के भी बराबर हो जाए तो हम कहते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कहीं ब्रेक नहीं होगा इसका ग्राफ सीधे चले जाएगा। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर बराबर है तो वो फंक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है।
तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी डिफिनेशन बताने से पहले मैं एक बार सोच रहा हूँ कि आपको रियल वैल्यूड फंक्शन और जंपिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैंने हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बताया है, पर इसमें भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन, जैसे मान लीजिए 2x+2, ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो लिमिट होती है हम उसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं और वो हमें रियल वैल्यू देता है। क्या देता है? रियल वैल्यू। ये समझ में आ गया? जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए लिमिट x टेंड कर रही है मान लीजिए 3 को, और ये फंक्शन दिया गया है हमें 3x+2। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमें LHL RHL का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करना पड़ता, कि मतलब जैसे अब 3 दे रहा है, 3 थोड़ा कम रखें या RHL के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रखें, ऐसा नहीं। रियल वैल्यूड फंक्शन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें तुरंत आंसर मिल जाता है। जैसे अब यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 9, 2+2 11 आंसर आ गया। इसमें हमें रियल वैल्यू मिल जाती है। और लेकिन जो ये LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा जंपिंग फंक्शन में यूज होता है। अब जंपिंग फंक्शन क्या होता है आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जंपिंग फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन होते हैं ये लोग जो LHL पर कुछ और वैल्यू देते हैं, RHL पर कुछ और वैल्यू देते हैं, और फंक्शन के उस पॉइंट पर जिस पर वो पर्टिकुलर पूछ रहा है उस पे ये लोग अलग वैल्यू देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए fx बराबर दिया गया है आपका। अब आपको 11th में जो बच्चे आए हैं उनको तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, पर 12th वाले पढ़ के आए हैं तो कुछ न कुछ समझ में आता है, पर तब भी कन्फ्यूजन रहती है। तो इसके लिए आप जान लीजिए, जहाँ पर ये जंपिंग फंक्शन का केस आइए आप तुरंत LHL RHL निकालना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब देखिए जैसे ये है, अब ये कह ही रहा है कि ये फंक्शन, मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन जंपिंग है, और कोई फंक्शन जंपिंग तब होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब देखिए अब जैसे यहाँ पर लिमिट क्या है 2, लेफ्ट हैंड क्या होती है 2 से थोड़ा कम। अब ये क्या कह रहा है? जब x जो है 2 से थोड़ा कम है तो इस फंक्शन को फॉलो करेगा, सोच लीजिए। और जब 2 के बराबर है, इसमें हाँ एक चीज़ और देखिए, जब 2 के बराबर है मतलब FC वाली कंडीशन, हाँ, और जब 2 से कम है LHL वाली कंडीशन, ये दोनों जब कंडीशंस थी तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन के अंदर फंक्शंस होते हैं इसमें, तो इस फंक्शन को ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर वही x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, मतलब RHL जो है, ये RHL वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि मतलब 2 से थोड़ा बड़ा, तो ये फंक्शन, तो इसमें यही है। जंपिंग फंक्शन वो होते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट पर किसी और फंक्शन को फॉलो करने लगते हैं, उस फंक्शन की वैल्यू पे, इसमें मान लीजिए इसी को फॉलो कर रहा है, नहीं तो फंक्शन की वैल्यू पे ही किसी और को फॉलो करने लगता है। और जब आपका RHL निकालना है तो कोई और फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो यही है जंपिंग फंक्शन के केस में हम LHL RHL निकालते हैं। और लेकिन इसमें भी जैसे देखिए, अब ये अब पार्टिकुलरली अलग हमें जैसे देखा जाए, जैसे मान लीजिए अब कुछ लोग को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि अब इसमें LHL निकालें कि RHL निकालें, क्या करें। अब इसमें देखिए जैसे है लिमिट x टेंड करेगा, LHL मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ, तो LHL के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर की तरफ निगेटिव लगा देते हैं। अब ये fx यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन से फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा जब x जो है 2 से कम होगा, तो कह रहा है इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा 2x प्लस 3 वाले को ना। अब देखिए ये जो है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, हाँ, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। सोचिए जंपिंग फंक्शन के अंदर रियल वैल्यूड फंक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे अभी ऐसे ऐसे फंक्शन होते कि आप उसमें रियल वैल्यू डायरेक्ट नहीं पा जाएंगे। तो देखिए अब इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 जा 4 प्लस 3 बराबर 7। अब समझ में आ गया ना, रियल वैल्यूड फंक्शन में हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अभी यहाँ पे जैसे होता, मान लीजिए सपोज करिए कि होता आपका 2x प्लस 1/x² माइनस x। अब जैसे इस तरह के आ जाते हैं तो देंगे तो ये भी रियल वैल्यू, लेकिन हम इसमें जो है LHL RHL वाला फार्मूला यूज करने लगते हैं कि प्लस s माइनस h, जो आप जानते हैं उसको, तो 11th का ही टॉपिक है तो इसको आप जानते हैं, तो आप उसको ऐसे करेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, मतलब इसमें जो और इंट्रोडक्शन देने लायक है मैं उसको आपको बता दूं कि जैसे, और कि मैं बता रहा हूँ कि कौन से फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं, कौन से नहीं। तो इसकी एक ट्रिक है, आप जान लीजिए
कि जैसे भी क्वेश्चंस में हमसे पूछता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो हम ट्रिक है एक, उसको हम जानते रहें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं हमेशा। ये हमारे 7 फंक्शन होते हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। डोमेन का अब यहाँ टॉपिक आ रहा था, अब इससे भी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। डोमेन का मतलब जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप tan, ये जो आपका फंक्शन है tan x, इसकी वैल्यू बताइए 90 पे। अब बताइए, अब 90 पे अनडिफाइंड होता है, मतलब इसकी डोमेन ही नहीं है। तो ये 90 पे जब डिफाइंड ही नहीं है तो कहाँ से, कि जैसे है कि tan π/2 मतलब tan 90 डिग्री पर डिफाइंड ही नहीं है। अब डिफाइंड ही नहीं है, इसके डोमेन के अंदर इसकी वैल्यू ही नहीं है, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये सब जो ये फंक्शन, क्या हर फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो अपने डोमेन में होते हैं। इसको ध्यान रखिए कि ऑल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। समझ में आ गया ना, मतलब कि जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। अब जैसे ये था ना कि tan 90 पे डिफाइन ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, अब इस ये डोमेन में इसके है ही नहीं, तो ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अब tan 0 कह दे, tan 45, तो ये डिफाइंड है। तो आपको जो मैं ट्रिक बता रहा था कि कौन कौन से फंक्शन हम वैसे समझ लें कि वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब जैसे देखिए सी से आपका आ गया, अब देखिए ये ट्रिक याद करने का तरीका, बहुत पेपर आप लोग सुने होंगे, CPMT एक पेपर होता है, तो उसी से याद कर लीजिए CPMT। और एक काम जो आप लोग हमेशा करते हैं दिन भर में कई बार, समझ में आ गया होगा, लाई, LI मतलब झूठ बोलना, CPMT और लाई। अब सी मतलब होता है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट, कांस्टेंट। पी से होता है पॉलिनोमियल, हाँ, एम से होता है मॉडुलस, और टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझिए कि सी से होता है कांस्टेंट फंक्शन, जैसे fx बराबर 2 दे दिया। अब 2 दे दिया तो उसका ग्राफ कैसे, ऐसे पूरा चला जाएगा सीधा, कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। पी से पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुत तरह के होते हैं, जैसे 2x + 2, x² - 1, x² + 8, 2x³ + 9, मतलब जितने बहुत होते हैं कि सब पॉलिनोमियल जो होते हैं सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन 11th में आपने पूरा डीपली पढ़ा है, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। उसके बाद आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे आप तो 6 से जान रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन कॉस टैन कॉस एक्स कॉट, ये सब अपने डोमेन में जो होते हैं ये सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। उसके बाद लाई, एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉग वाले फंक्शंस हैं, अभी हम लोग में अभी बताऊंगा अभी मैं, तो लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। उसके बाद आई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी आपने पढ़ाई है बस जस्ट 12th के चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स आप पढ़े ही हैं। तो ये जो है ये भी अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। ई है, ई एक्सपोनेंशियल, जैसे e⁻x, ये है कॉन्टिन्यूअस की नहीं, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। तो यही सातों हैं CPMT लाई। ट्रिक याद कर लीजिए, आपको भी क्वेश्चन में भी काम आएगा। अब जैसे NCERT बुक में और कई बुक में भौकाल बनाते हैं कि उसमें लिखते हैं पूरा बाकायदे टॉपिक अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि बच्चा देख के ही डर जाता है। अलजेब्रा मतलब यही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं उनको जोड़ेंगे घटाएंगे क्या। तो जैसे fx और gx मान लीजिए कोई हमारे फंक्शन है, fx और gx मान लीजिए कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, अभी बताया रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। तो मान लीजिए fx और gx हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर जैसे कोई क्या कहते हैं कि fx अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान से सुनिएगा, fx कॉन्टिन्यूअस है और gx भी अगर कॉन्टिन्यूअस है, दोनों अगर कॉन्टिन्यूअस हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि अगर fx और gx रियल वैल्यूड फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, कॉन्टिन्यूअस हैं, जैसे अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो जैसे ये फंक्शन है आपका fx और gx जो होते हैं, fx और gx है, मतलब हमें पता रहेगा कि ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं,
अगर ये कॉन्टिन्यूअस हैं तो इन दोनों फंक्शंस को हम जोड़ देंगे तो वो जो हमारा रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर हम इन दोनों फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस हैं अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा वो आएगा फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी के साथ साथ अगर एफ एक्स और जी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देंगे। समझ में आ गया कि दो फंक्शंस अगर एफ एक्स जी एक्स कोई फंक्शन है, अब एफ एक्स इसको भी एफ एक्स इसको भी दो नहीं लिख सकते तो इसलिए एफ एक्स लिख दिए जी एक्स लिख दिए। ये दोनों फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो चाहे इनको जोड़ दें दोनों को, चाहे घटा दें, चाहे दोनों को गुणा कर दें, तो इनका जो आएगा बनने के बाद फॉर्म होने के बाद वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन कहाँ पे? अपने डोमेन में। डोमेन की बात बता दिया मैंने ना कि डोमेन में अपने। लेकिन इसमें डिवीज़न में एक थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स तब दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। बता दिया मैंने कि एफ एक्स जी एक्स कॉन्टिन्यूअस हैं तो जोड़िए घटाइए गुणा कीजिए, जो रिजल्टेंट बन के आएगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो होगा वो तभी कॉन्टिन्यूअस होगा किसी एक पॉइंट पर। ये सब पॉइंट पे ही तो होंगे किसी, जैसे एक्स बराबर सी पे बताया था मैंने। तो कॉन्टिन्यूअस तभी होंगे जब बेन, मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने का है, जब जी एक्स जीरो के बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो। यही है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि अगर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनको चाहे आप जोड़ दीजिए दोनों को, चाहे दोनों को घटा दीजिए, चाहे दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बन के आएगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन अगर आप डिवीज़न देखें दोनों का वो तभी आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देगा जब जी एक्स जीरो के बराबर ना हो। अब जैसे इतनी देर हम लोगों ने बहुत समझ लिया, पर अब एक आध दो क्वेश्चन भी करके चेक करें कि पता चले कि कहाँ तक कुछ हमें कुछ समझ में आया कि नहीं। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ एक्स बराबर आपका दिया है, मान लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है 5x-3, ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो या फिर बताओ कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कहाँ पर? पहला तो x बराबर 0 पर, दूसरा x बराबर -3 पर, तीसरा x बराबर 5 पर। क्या कह रहा है कि ये एक फंक्शन है, इसको चेक करिए कि कॉन्टिन्यूअस है। इस पर इस पर इस पर ये अलग अलग है। अब इसके दोनों में हटा दूँ, केवल आप जीरो चेक कर लीजिए। इनको दोनों को हटा दिया केवल -3 पे, मतलब ये 3 पार्ट दिया है इसलिए बोल रहा हूँ। तो यही चीज़ होता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहेगा चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस एट दीज पॉइंट्स, या फिर चेक वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस दिस दिस। अब जैसे मैं चेक करूं कि अब पहला मैं चेक कर रहा हूं, अब जैसे देख लीजिए आप, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो आप इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन के तौर पे मैं लिख दे रहा हूं कि एट x बराबर 0। अब देखिए लिमिट कह रहा है x टेंड करेगी 0 को और जो फंक्शन होगा f(x-3) होगा। अब देख लीजिए मेन कन्फ्यूजन यही शुरू होती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि LHL निकालें RHL निकालें। अरे भैया ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसमें हम LHL RHL नहीं निकालते। अभी उस तरह का भी मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड में डायरेक्ट पुट करो, बिना किसी दिक्कत के वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 5 0 0 -3 बराबर -3। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि अब कैसे हम जाने कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी क्या बताया पीछे, CPMT लाई। सी मतलब कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट फंक्शन हमेशा होते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस। तो हम लिख देंगे सिंपली सिंस कांस्टेंट फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर द फंक्शन गिवन एट पॉइंट दिस इज कॉन्टिन्यूअस। अब दूसरा देख लीजिए पार्ट। अब जैसे दूसरा पार्ट में ले लूँ एट x बराबर -3। अब फिर वही चीज़, लिमिट x टेंड करेगी -3 को और फंक्शन f(x-3) है। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू को पुट करेंगे, रियल वैल्यूड है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए बिना किसी प्रॉब्लम के। अब -3 यहाँ रख देंगे तो 5 3 जा 15, -15 -3 बराबर -18 आएगा। चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, -18 आएगा ना। ये भी एक क्या है,
कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हमने बता दिया सातों के बारे में, इसीलिए मैंने ट्रिक को पहले बताया। अब ये भी है, वैसे आप इस पे वैल्यू रखेंगे तो 25 - 3 आपका आ जाएगा 25 और 25 में से जब 3 घटा देंगे आप तो आपका आ जाएगा 22, और जो 22 है वो भी क्या कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए इन तीनों वैल्यूज पर ये जो फंक्शन आपका दिया गया है ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अब जैसे हम दूसरा क्वेश्चन देखें, अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसी क्वेश्चन को क्यों लिया। अब जैसे इस क्वेश्चन में मतलब ये f(x) बराबर ये इतना क्वेश्चन में दिया है, जितना मैंने अभी तक लिखा है ये इतना क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अब इसकी एक खास बात है कि ये यहाँ तो पॉइंट दिया था, यहाँ पॉइंट ही नहीं दिया है और कह रहा है कि चेक करो कि जो ये फंक्शन है f(x) ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब जब पॉइंट ही नहीं दिया था हम वैल्यू कैसे रखेंगे, तब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज़ आप ये पहली चीज़ देखिए कि ये समझने लायक बात होती है, ये क्यों देता है। अभी मैंने बताया कि f(x/gx), f(x) क्या था, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, अभी इसको मैं हटा दूँ तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, हाँ, और इसको हटा दूँ तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवीजन हमेशा मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देगा, मतलब पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देता है जब नीचे वाला जीरो ना हो। ध्यान से देख लीजिए, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो यही हमें बताती है कि f(x) और जो आपके f(x/gx) तभी कॉन्टिन्यूअस होंगे जब gx 0 के बराबर ना हो। तो 0 के यहाँ पे अगर 5 हम रख दे -5 रख देते तो 0 ना हो जाता, इसीलिए ये बता रहा है कि आप -5 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। अब इसका सॉल्व करने का तरीका है कि लेट x बराबर c इज आ पॉइंट, पॉइंट कहाँ पे, इन इट्स डोमेन। इसको जरूर लिखिए क्वेश्चन में, इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि हाँ हमें आ रहा है क्वेश्चन, ये समझ में आता। तो जैसे हमने मान लिया कि x बराबर c पर ये मतलब कि जो फंक्शन होगा, मतलब ये क्या कहते हैं कि x बराबर c ये कोई पॉइंट है f(x) का उसके डोमेन में, हाँ। तो अब हम इस पे डायरेक्ट लिमिट रख दे रहे हैं कि x बराबर c पर, ये यहाँ पर अब डायरेक्ट आप c रखिए तो क्या होगा, c क्या यहाँ पे f(x) रखिए पहले, x² - 25/x + 5। अब जहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, c² - 25 अपॉन क्या कहते हैं यहाँ पर c + 5। अब ये आ गया, और यही तो ध्यान से देखिए fc की वैल्यू भी तो है। fc मतलब ये जो आपका फंक्शन दिया है, मतलब x बराबर 2 देता डायरेक्ट 2 रख देते थे, x बराबर f3 पूछता था क्या करते थे, डायरेक्ट 3 रख देते थे, f4 पूछता था डायरेक्ट यहाँ पर 4 रख देते थे। वैसे fc पर पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट क्या रख देंगे c, तो c² - 25 अपॉन c + 5। वही तो आ गया कि जो लिमिट हम लोग निकाले और फंक्शन की वैल्यू भी वही है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर लिमिट LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस किसी एक पॉइंट पर बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सबके मन में कि यहाँ पे तो LHL RHL निकाले ही नहीं। अरे भैया, तो यहाँ पर LHL RHL की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जब ज़रूरत जहाँ पर रहेगी हम वहाँ पर निकालेंगे। अब उसका क्वेश्चन अभी बताऊँगा आपको मैं। अब मैं आपको पहले यही क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जिसमें LHL RHL आपको निकालना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा, अब क्वेश्चन को इसको देखने के बाद कुछ लोग की यही नहीं समझ में आता कि अब करें क्या, तो करें क्या, तो इसमें अब आपको सिंपली खुद ही दिखा रहा है कि आप x जब 2 से बड़ा हो तब वैल्यू बताइए, 2 से कम हो तब बताइए। तो इसमें हमें LHL RHL बिना निकाले काम होगा ही नहीं। तो अब फिर से समझ लीजिए, जैसे 2x - 3 है तो कह रहा है x जब 2 से बड़ा हो, मतलब कि RHL की बात खुद ही कर रहा है। 2x + 3 जब बराबर हो और 2 से कम हो। यहाँ पे देखिए अब fc और f फंक्शन की वैल्यू LHL पर ये खुद ही बात कर रहा था, हमें ये करना ही करना है। अब देखिए, अब मैं लिख दे रहा हूँ कि एट x बराबर 2 पर हम चेक कर रहे हैं, मतलब x जब 2 को टेंड कर रहा है, डायरेक्ट 2 मत रखिए क्योंकि उसमें भी हम रखेंगे fc की वैल्यू, fc मतलब f2 की वैल्यू। अब देखिए हम LHL निकाल रहे हैं। अब आप जानते हैं कि अगर LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर हो गई तो
जो हमारा फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसको चेक करिए। अब जैसे LHL बराबर क्या लिखते हैं, लिमिट, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यक्स जब टेंड करे किसको, 2 पे यहाँ पे चेक हो रहा है ना, ये देखिए जो पॉइंट दिया है हमारा 2 ही तो है। अब यहाँ ये आपको नहीं देगा कि आप 2 पे चेक करिए, यहाँ पे पता कर लीजिएगा आपको 2 ही चेक करना है। तो लिमिट निगेटिव लगा देते हैं ऊपर, क्योंकि हम LHL निकालते होते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि fx यहाँ लिख दीजिए fx। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं लिमिट यक्स टेंड करेगी जब 2 को, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पे मेन चीज़ यही देखने वाला है कि जब यक्स 2 से कम है, ये 2 की ऊपर थोड़ा जो माइनस लगता है वो यही चीज़ तो शो करता है कि जब यक्स की वैल्यू 2 से कम है तब क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है, यक्स 2 से बड़ा, यक्स 2 के बराबर और 2 से छोटा। तो जब 2 से छोटा है तो जो ये वाला फंक्शन है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान समझिएगा कि जब यक्स 2 से छोटा है तब ये वाला फंक्शन इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 2x + 3। लेकिन अब देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि रियल वैल्यू फंक्शन वाला, अब रियल वैल्यूड फंक्शन है ये। अब इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 × 2 = 4 + 3 = 7 आपका यहाँ आ गया। अब उसी तरह RHL निकालिए। RHL इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, हम जो 2 पर चेक कर रहे हैं इसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, उसके बाद fx लिखे ही, उसके बाद अब फिर यहाँ पे आगे एक स्टेप बढ़े, लिमिट, यहाँ पे देखिए मैंने भूल गया लगाने को, अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब यक्स 2 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2x - 3 लिख दिए, और जब वैल्यू रखे तो हमारा 2 × 2 = 4 - 3 = 1। अब अभी मुझको क्लियर हो गया कि LHL RHL के बराबर ही नहीं है, तो कन्फर्म है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो नहीं है। लेकिन हम अब बोर्ड में करना है, कंपटीशन में भी मान लीजिए करना है, तो अब इसको हम लोग पूरा करके दिखाते हैं। अब जो FC में रिप्रेजेंट कर रहा था, FC मतलब किसी पॉइंट पर, और यहाँ कौन सा पॉइंट लेकर चल रहे हैं, 2 पर ना पूरे क्वेश्चन में। तो F2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या करते थे, F2 कोई पूछे तो हम डायरेक्ट 2 रख देते थे। लेकिन जब यक्स 2 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन है, देखिए ये फंक्शन तो नहीं है। तो जब यक्स 2 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन है, तो इसमें हम 2 × 2 = 4 + 3 = 7। देखिए LHL और फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है पर RHL बराबर नहीं है। तो सिंस LHL = FC बट डज नॉट इक्वल टू RHL, इसको आप मतलब अच्छी लैंग्वेज में लिख दीजिए, नहीं है, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। और कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका जो ग्राफ होगा वो बिना पेन उठाए नहीं बन सकता। तो हमारा यहीं पे ये वाला कॉन्टिन्यूटी के जो बातें हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। अब इसके बाद जैसे आएगा हमारा कि डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है। डिसकॉन्टिन्यूटी अभी वही समझ लीजिए अब, लेकिन उसको अगले लेक्चर में मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर भी लॉन्ग होता जा रहा है। तो अब इस पे अभी पूरा कंक्लूजन एक बार समझ लीजिए कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अगर हो रहा है तो वो फंक्शन बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है उस फंक्शन का ग्राफ। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैथमेटिकल वे में हम लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर होगी। हाँ, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चन बता दिए। उसके बाद हाँ एक चीज़ होती है सातों जो बता दिया मैंने ट्रिक कि CPMT लाई, ये जान लीजिए हमेशा। और उसके बाद एक एक्सेप्शन टाइप का केस है कि जो हमारा सिग्नम फंक्शन होता है, इसको आपने क्लास 11th में बहुत डीपली पढ़ लिया है कि 11th में था ना कि चैप्टर 2 में था कि मतलब कई फंक्शंस थे उनके बारे में पूरा जानकारी पढ़ना। तो एक फंक्शन होता है जो कि अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। इसको आप जान लीजिए कि जो सिग्नम फंक्शन, हर फंक्शन जैसे देखिए कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल, मॉडुलस, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, क्या बोला अभी मैंने, वही सातों जो बताया उसी का फुल फॉर्म बोला। तो सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, डोमेन वाली बात भी मैंने बता दिया। लेकिन सिग्नम फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। समझिए ना। अब देखिए जैसे मैंने बता ही दिया है और मैं
चेक कर ले रहा हूँ कोई पॉइंट बुक से छूटा तो नहीं है। और एक चीज़ और ऐसे हमारे मैथमेटिशियंस के द्वारा कही जाती है कि जैसे जो कॉन्टीन्यूटी होती है, मतलब कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है या नहीं। अब एक पॉइंट पर जब हम चेक कर लिए, अब जैसे यही फंक्शन है, अब ये फंक्शन है एक ही वैल्यू पे थोड़ी है, इसको हम यक्स बराबर 3 पे भी, 10 पे, 12 पे, मतलब किसी भी वैल्यू पर चेक करते हैं कि इनफाइनाइट होगा, मतलब वो कॉन्टीन्यूअस होगा कि नहीं। तो हम कॉन्टीन्यूटी जो है किसी केवल एक पॉइंट पर चेक करते हैं। ध्यान सुनिएगा, कॉन्टीन्यूटी केवल एक पॉइंट पर चेक करते हैं और कह देते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अब कहने का मतलब यहाँ पे 2 रख के हमने चेक कर बता दिया कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अब 3 रखते तो भी यही आपको मिलेगा, वैल्यू ये नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जरूर मिलेगा कि ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है, मतलब कॉन्टीन्यूअस नहीं है। आप चाहे जो वैल्यू रखेंगे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कभी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि, ध्यान सुनिएगा, कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, आप उसके लिए आप कोई एक पॉइंट पर चेक कर लीजिए। अगर किसी एक पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो वो हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होगा। तो अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी के टाइप, जो कि बीएचयू में जंप डिसकॉन्टिन्यूटी का टॉपिक खूब पूछा जाता है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हमारा वही टॉपिक होगा। जैसे डिसकॉन्टिन्यूटी कितने तरह की होती हैं, 4-6 तरह की होती हैं, उनको मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी का जो आपका टॉपिक है वो मोस्टली समाप्त हो जाएगा। मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बता दूंगा, क्वेश्चन आप खुद से करिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कांटेक्ट करिए। और इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करूंगा। क्वेश्चंस तो बहुत हैं पर कराने का टाइम नहीं हो पा रहा है, पर अब इसके मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन खुद से करिए। तब जैसे इसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी का। तो हमारे में लगभग कॉन्टिन्यूटी का ही टॉपिक है, डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बहुत कम है, पर फिर भी अब है तो करेंगे ही। इसके बाद जो हमारा चैप्टर था ये वाला कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 वाला, इसमें मेन तो यही है। ये तो केवल एक एक्सरसाइज में बस थोड़ा सा था, क्योंकि हमने 11 में लिमिट के बारे में पूरा पढ़ा कि होता क्या है, कैसे क्वेश्चन लगते, सब चीज़। वही हल्का सा उसका बढ़ा हुआ कदम है, समझिए, कॉन्टिन्यूटी। अब जब ये ख़त्म हो गया तो जैसे डिफ्रेंसिएशन हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।